हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें, तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा अदरवाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लबिंग ऑफ इनकम, इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लबिंग किन केसेस में एप्लीकेबल होता है। क्लबिंग किन किन केसेस में एप्लीकेबल होता है, तो आज हम इस पे कवर करेंगे दो टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट और दूसरा ट्रांसफर ऑफ एसेट थ्रू रेवोकेबल ट्रांसफर। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि किसी पर्सन ने अपनी इनकम तो ट्रांसफर कर दी किसी दूसरे पर्सन को, लेकिन जो एसेट, जिस एसेट से इनकम हो रही है, वो एसेट अभी भी ट्रांसफरर के नाम पे ही है। एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मिस्टर ए, इसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और इससे इसको पर मंथ रेंट 20,000 रुपीज का रिसीव होता है। पर मंथ रेंट 20,000 रुपीज का रिसीव होता है। अब मिस्टर ए जो है, इसकी इनकम एनुअल 10 लाख रुपीज से ज्यादा है, यानी ये 30% के स्लैब में है। 30% का टैक्स लगता है इसके ऊपर। हाउस प्रॉपर्टी से जो इसकी इनकम हो रही है वो 20,000 पर मंथ रेंट की हो रही है, यानी ईयरली 2,40,000 का रेंट का इनकम भी इसका आ रहा है, जो कि उसी इनकम के साथ जुड़ेगा 10 लाख के साथ। क्योंकि ये 30% स्लैब में है, इसीलिए इसने अपनी इनकम को कम टैक्स देने के लिए हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम को मिस्टर बी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। मिस्टर बी के नाम से, ये कोई भी हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है, XYZ कोई भी पर्सन हो सकता है। तो इसने एक ऐसा एग्रीमेंट करा मिस्टर बी के साथ कि जो भी ये हाउस की प्रॉपर्टी की इनकम है, रेंटल इनकम है, वो अब से मिस्टर बी की होगी और वो उसी के अकाउंट में उसको रिसीव करने लगा। इससे क्या होगा कि जो 2,40,000 रुपए मिस्टर ए की इनकम में जुड़ना था, वो अब मिस्टर ए की इनकम में ना जुड़ के इसके हाथों में टैक्सेबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर, और इसमें कहा गया कि अगर कोई पर्सन अपना एसेट ट्रांसफर नहीं करता, लेकिन उस एसेट से कोई इनकम जनरेट होती है, उस इनकम को किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में वो इनकम बेशक मिस्टर बी के हाथ में टैक्स आपको दिख रही हो कि जनरेट हो रही है, लेकिन उसको भी हम मिस्टर ए में ही टैक्सेबल करेंगे। तो यही टॉपिक है जिसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी पर्सन ने अपनी इनकम तो ट्रांसफर कर दी किसी दूसरे पर्सन को, जैसे ए ने अपनी इनकम 20,000 पर मंथ जो इसको इनकम हो रही थी रेंटल, वो बी को ट्रांसफर कर दी। क्यों किया? ताकि उसको कम टैक्स देना पड़े, ये इनकम उसकी इनकम के साथ ना जुड़े। और दूसरी तरफ मिस्टर बी की मान लीजिए कोई इनकम नहीं थी, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, तो अगर इसके हाथ में आप टैक्सेबल करोगे तो इसको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ये पूरा 2,40,000 रुपए का जो इनकम है वो बिना टैक्स के रह जाएगा। तो ये सोच के किया गया था, लेकिन जब ये प्रोविजन क्लबिंग के अंदर ऐड किया गया तो अब ये क्या होगा, बेशक ये इनकम मिस्टर बी के हैंड्स में रिसीव होगी, लेकिन फिर भी इस पे टैक्स कौन देगा? मिस्टर ए ही देगा। क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी अभी भी मिस्टर ए के नाम पे ही है और मिस्टर ए ने सिर्फ और सिर्फ उस हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को ही मिस्टर बी के नाम पे ट्रांसफर करा है। ठीक है, तो क्लबिंग ऑफ इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट। तो अगर ये टॉपिक आता है तो इसमें आप इसमें लिख सकते हैं कि इफ एनी पर्सन ट्रांसफर हिज इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट फ्रॉम विच द इनकम इज जनरेटेड, देन इन सच केस क्लबिंग प्रोविजन शैल अप्लाई and the income received by the transferee shall be included in the income of transferor। यानी जो भी इनकम ट्रांसफरी रिसीव करेगा अपने हैंड में, वो इनकम भी ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका जो अभी कवर कर दिया हमने क्लबिंग प्रोविजंस का। अब क्लबिंग प्रोविजंस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ असेट थ्रू रेवोकेबल ट्रांसफर। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इनकम ट्रांसफर करोगे और एसेट ट्रांसफर नहीं करोगे तो क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई होगा इस पॉइंट में। तो अब एक नया प्रैक्टिस लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब क्या कहा कि एसेट को भी हम ट्रांसफर कर देते हैं।
तो उससे होने वाली इनकम हमारे हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर हम इनकम ट्रांसफर करेंगे और एसेट ट्रांसफर नहीं करेंगे तो क्लबिंग हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो कहता है कि इस बार असेसी ने, यानी मिस्टर ए की एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर ए ने एसेट ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर ए ने एसेट ट्रांसफर कर दिया मिस्टर बी को। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो जो भी इनकम उस एसेट से आ रही है वो मिस्टर बी की होनी चाहिए। तो देखिए, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये रेवोकेबल ट्रांसफर हो रहा है। तो ये रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा, क्योंकि क्लबिंग ये कहता है कि अगर कोई भी एसेट रेवोकेबल ट्रांसफर के द्वारा ट्रांसफर किया गया है, अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एसेट ट्रांसफर करता है और वो ट्रांसफर कर रहा है थ्रू रेवोकेबल ट्रांसफर, तो उस केस में भी क्लबिंग अप्लाई होगी। तो अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज मिस्टर ए के पास एक कार है, कैब है, और वो कैब रेंट पे दे देता है और इसकी रेंटल इनकम पर मंथ 20,000 रुपीज है। अब आप मिस्टर ए को ये पता था कि अगर मैंने सिर्फ इस रेंट को मिस्टर बी के नाम पे ट्रांसफर करा तो क्लबिंग हो जाएगा। हमने ऊपर डिस्कस करा था कि अगर हम एसेट ट्रांसफर ना करें, सिर्फ उस एसेट से होने वाली इनकम को ट्रांसफर कर दे तो उस केस में क्लबिंग होता है। तो मिस्टर ए ने क्या करा कि ये जो कैब है, ये जो कार है जिससे इसका रेंटल इनकम आता है पर मंथ 20,000, इसने इसको मिस्टर बी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। यानी अब ये जो कार है ये मिस्टर बी के नाम पे ट्रांसफर है और इसी से पर मंथ इसको 20,000 पर मंथ का रेंट रिसीव होने लगा, क्योंकि ये गाड़ी को रेंट पे दे देते हैं तो पर मंथ 20,000 का रेंट रिसीव होने लगा। तो अब देख के तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने एसेट ट्रांसफर कर दिया तो उस एसेट से जो भी इनकम है वो मिस्टर बी की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इसने एसेट ट्रांसफर किया वो रेवोकेबल ट्रांसफर के द्वारा किया। अब ये रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? रेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है मिस्टर ए जब भी चाहे इस एसेट को वापस मिस्टर बी से ले सकता है। इस टाइप के ट्रांसफर को हम कहते हैं रेवोकेबल ट्रांसफर। दूसरा, मिस्टर बी उस एसेट को किसी दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता। रेवोकेबल ट्रांसफर में जो मिस्टर ए है उसका पूरा कंट्रोल एसेट के ऊपर अभी भी होता है, बेशक उसने एसेट मिस्टर बी को दे दिया है। तो अगर आप रियल सेंस में देखोगे फिर तो ऐसा लगेगा कि ये तो पूरी की पूरी पावर अभी भी एसेट के ऊपर किसकी है? मिस्टर ए की है। तो ये जो ट्रांसफर हुआ रेवोकेबल ट्रांसफर के द्वारा, तो ये रेवोकेबल ट्रांसफर होने के बाद भी रेवोकेबल ट्रांसफर ये राइट देता है मिस्टर ए को कि ये मिस्टर बी को जो भी इसने एसेट ट्रांसफर करा है उसके ऊपर अभी भी मिस्टर ए का ही कंट्रोल है। तो क्या रियल सेंस में ये एसेट ट्रांसफर हुआ है? नहीं। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए जब चाहे उस एसेट को मिस्टर बी से रिकवर कर सकता है, मिस्टर बी उसको आगे सेल नहीं कर सकता। उसके बाद जो भी मिस्टर बी उस एसेट का यूज करेगा उसके ऊपर भी पूरा का पूरा कंट्रोल मिस्टर ए का होगा। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को भी क्लबिंग में इंक्लूड किया और कहा कि अगर कोई पर्सन अपना एसेट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है, लेकिन ट्रांसफर करता है रेवोकेबल ट्रांसफर के द्वारा, तो उस केस में भी उस एसेट से जो भी इनकम होगी वो ट्रांसफरी के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर जो टैक्स पे करना होगा वो ट्रांसफरर को ही पे करना होगा। मींस इस केस में भी ये 20,000 पर मंथ की इनकम मिस्टर बी की नहीं मानी जाएगी, ये इनकम मिस्टर ए की ही मानी जाएगी। द रीजन इज क्योंकि जो ये ट्रांसफर किया गया है एसेट का वो रेवोकेबल ट्रांसफर के द्वारा ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लबिंग के ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए हों, है ना। ट्रांसफर हुआ है इनकम का विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, इनकम ट्रांसफर हो गई लेकिन एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, उस केस में क्लबिंग होगा। एसेट भी ट्रांसफर हुआ, इनकम तो ट्रांसफर हुई, साथ में एसेट भी ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो जो ट्रांसफर हो रहा है वो रेवोकेबल ट्रांसफर के द्वारा हो रहा है, तो उस केस में भी क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।